वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम राजस्थान में जो सेट का एग्ज़ाम हुआ है 26 मार्च 2023 को, अभी इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की गई है, लेकिन इनके जो संभावित आंसर हो सकते हैं क्वेश्चंस के, उनको आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, लगभग ये 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने सोल्व करने का प्रयास किया है। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न देखिए, पारंपरिक नवशास्त्रीय विकास सिद्धांत के अनुसार उत्पादन वृद्धि जो है किसका परिणाम है। देखिए, जो सोलो का वृद्धि मॉडल है 1956 में दिया गया था, जिसमें उत्पादन वृद्धि के लिए एक या एक से अधिक साधनों की बात की गई है, जिसमें श्रम की मात्रा को शामिल किया गया है, पूंजी में वृद्धि को शामिल किया गया है, प्रौद्योगिकी में सुधार को हम शामिल करते हैं। ए बी डी, तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा था? ऑप्शन डी होना चाहिए। अगला है, मूल्य विशिष्ट प्रवाह क्रियाविधि किससे संबंधित है? ठीक है, दोनों को अपन साथ में देख लेते हैं। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, वस्तुओं का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उनके साथ में संबंधित है। एडम स्मिथ का जो विचार था इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, अंतरकालिक उपभोक्ता विकल्पों का क्या अर्थ है? इसमें आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए, विभिन्न समयावधि से जुड़े विकल्प। किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर कुछ चेंज होता है, बाद में अगर मैं देखूंगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में देख लेना अगर किसी तरीके का कोई डाउट होता है आपको। अगला जो है द्विआधिकार का है। द्विआधिकार के एजवर्थ मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें दो उत्पादक समरूप वस्तु के उत्पादन की बात की गई है और जिसमें बाजार को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब दो उत्पादक होते हैं इसलिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन हमारा सी। प्रत्येक द्विआधिकारी क्या मानता है? दूसरा इसकी जो कीमत है वो स्थिर रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न आंकड़ों के द्वारा हमको आय के संतुलन का मूल्य क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो संतुलन की स्थिति है उसमें y इक्वल टू होता है c प्लस आई प्लस जी। ठीक है, तो यहाँ पे c हमारे पास में कितना है? 50 प्लस 0.8y। ठीक है, प्लस आई अगर हम देखें, आई कितना है? 100, तो ये हो जाएगा प्लस 100। फिर प्लस जी करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे टैक्स भी दे रखा है कितना? 20%। तो टैक्स से क्या होगा? जो डिस्पोजेबल इनकम है वो एक तरह से क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन ऐसा लिख लेते हैं, y इक्वल टू, ये देखिए 50 प्लस 100 प्लस 30 क्या, तो 180 हो गया। तो ये देखिए हो जाएगा 0.8 y माइनस, अब देखिए टैक्स कितना है? 20%। तो 20% को अपन क्या लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, 20% मतलब 20 अपन 100 करोगे कितना हो जाएगा? 0.2। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे? y इक्वल टू 0.8 y माइनस 0.2 प्लस कितना आ जाएगा? देखो 50 प्लस 100 प्लस 30 करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 130 आ जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका 130। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सोल्व करते हैं आगे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा, देखो y, सबसे पहले देखिए y में से अगर 0.2 को माइनस करना, y का मतलब 1y में से 0.2 y भी है साथ में यहाँ पे, तो 1 y में से अगर 0.2 y को हम माइनस करेंगे क्या बचेगा हमारे पास में? 0.8y, और 0.8y यहाँ पे बचेगा। उसको अगर हम इस 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.64y, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.64y, उसको अगर हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका
वाई माइनस 0.64 वाई इक्वल टू 180। अब देखो 1y में से 0.64y को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0.36y इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 0.36, और 180 में अगर हम 0.36 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 500 आएगा। तो इसमें आंसर होना चाहिए आपका 500। अगला देखिए, एक कृत्यकर शक्ति जो है किस पर निर्भर करती है, ये हो जाएगा आपको आपूर्ति की लोच के ऊपर। इसमें होना चाहिए ऑप्शन हमारा तीसरा सी। अगला है, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल आर्थिक नीति के प्रभाव को किसमें दर्शाता है, छोटी खुली अर्थव्यवस्था में, स्मॉल ओपन इकोनॉमी आंसर होना चाहिए इसका। अगला हमारे पास में है, कुल राजस्व प्लान हमको दे रखा है, ये देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख जाएगा आपको। कुल राजस्व प्लान हमारे पास में दे रखा है, टी आर इक्वल टू कितना है 1400 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर, एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है 1500 प्लस 80 क्यू, और एट क्यू इक्वल टू 100 हो तो हमको क्या निकाला, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। अगर इस टी आर का हम अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एम आर आ जाएगा। तो देखो एम आर कितना आएगा, 1400 क्यू का करोगे तो ये आ जाएगा 1400, फिर बीच में माइनस है 6 क्यू स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 12 क्यू हो जाएगा, माइनस 12 क्यू। अब देखिए q इक्वल टू कितना है 100, तो q की वैल्यू अगर हम यहां लिखें 12 q की जगह तो ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, 1200, और 1400 में से 1200 माइनस करें कितना बचेगा 200। तो यहाँ पे एम आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी आई है 200। इसी तरीके से जो लागत फलन दे रखा है हमको ये वाला, इसका अगर हम अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो देखो ये तो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 80 क्यू का करोगे कितना आ जाएगा 80। इसका मतलब जो सीमांत लागत है वो तो कितनी है 80, और एम आर जो हमने निकाली वो कितनी है 200 है। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखिए। तो देखिए ए ऑप्शन दे रखा है एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है कि एम आर देखिए कितना है 200 है, वो एम सी कितना है 80 उससे ज्यादा है। और दूसरा क्या है एम सी बराबर 80 आया, ये भी सही है। इसका मतलब पहला और दूसरा ए और बी हमारा यहाँ पे सही है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ए और बी सही है ये। अगला है, दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र क्या दर्शाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आया है कि देखिए उद्योग में अगर लागत वृद्धि नियम काम करता है तो पूर्ति वक्र ऊपर की तरफ होता है, उद्योग में लागत में अगर कमी होती है तो पूर्ति वक्र नीचे की ओर झुका होता है, और लागत में अगर स्थिरता होती है तो पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है ये हमको पता करना है। तो देखिए यदि प्रेक्षणों का चयन उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जाए तो इसे गैर यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए इसमें हमारा जो है ए बी और डी ये कथन सही है। ठीक है, इसमें देखो गैर यादृच्छिक नहीं आ गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था यादृच्छिक आना चाहिए था। तो ए बी और सी जो है वो सही है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी सॉरी ए बी और डी सही था। ठीक है, ए बी डी कहाँ पे हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।
ठीक है। एक देखिए इसमें द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो देखो फर्स्ट डिग्री में एक तरह से क्या होता है कि जो उत्पादक होता है वो उपभोक्ताओं से उतनी कीमत वसूल लेता है जितनी वो देने को तैयार होते हैं, मतलब, और ऐसी स्थिति में उनकी जो बचत होती है वो एक तरह से शून्य होती है। तो यहां पे भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना। अगला है केंद्रवादी गुणक की जो रेंज है वो कितनी होती है, 1 और अनंत के बीच में होती है। फिर अगला देखिए, सकारात्मक रूप से अनंत समग्र आपूर्ति वक्र इंगित करता है कि समग्र मांग में वृद्धि मूल्य स्तर और संतुलन उत्पादन दोनों में वृद्धि से जुड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आयाम नहीं है? ठीक है, मुद्रास्फीति को सम्मिलित नहीं किया जाता है। फिर अगला है कि विनिमय दर $1 बराबर कितना है, 72। अब $1 बराबर कितना हो जाए, 68 हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है। इसको अपन क्या कहेंगे, रुपये का एक तरह से क्या हुआ, अधिमूल्यन हो गया है, और डॉलर जो है उसका क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपका आंसर होना चाहिए बी और सी, दोनों जो है वो सही है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बी एवं सी दोनों। एडमंड फेलिप्स द्वारा दिए गए गोल्डन रूल पथ में क्या अधिकतम होता है? ठीक है, प्रति व्यक्ति उपभोग जो है वो अधिकतम होता है। ऑप्शन इसमें होना चाहिए डी। भिन्नता गुणांक किसका माप है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV जो निकालते हैं, डिस्पर्जन जो अपकिरण होते हैं, फैलाव के माप भी जिनको अपन कह सकते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन में जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में समांतर माध्य मीन का डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, CV आ जाता है। अगला है काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में है। काई वर्ग परीक्षण किसके बीच संबंध को मापता है? 2 नॉमिनल वेरिएबल्स, 2 नाम मात्र चरों के बीच में संबंध को मापता है। अब देखिए यहां पे जो लिस्ट फर्स्ट है उसको लिस्ट सेकंड के साथ में मैच करना है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आपूर्ति पक्ष है, सप्लाई साइड इकोनॉमी की बात किसने की थी? डेविड रिकार्डो ने की थी। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो मांग पक्ष है वो किसके साथ में संबंधित है? मार्शल एजवर्थ के साथ में संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो अवसर लागत सिद्धांत है वो हेबरलर के साथ में संबंधित है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो वास्तविक लागत सिद्धांत है वो बेस्टेबल और अल्फ्रेड मार्शल के साथ में संबंधित हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन हमारा सी। 2017-18 के लिए नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है? बिहार का। और सबसे अच्छा जो है वो किसका होना चाहिए? केरल का। जीवन चक्र परिकल्पना के अनुसार उपभोग किस पर निर्भर करता है? उपभोग आय और संपत्ति दोनों के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन इसमें सी। जैसे को तेसा रणनीति किसका उदाहरण है? गेम थ्योरी के साथ में संबंधित है, रिपीटेड गेम्स के साथ में संबंधित है। ऑप्शन ए। मितव्ययिता का जो विरोधाभास है, ठीक है, ये किसके साथ में संबंधित है? किन्स के साथ में संबंधित है। किन्स ने इसको पॉपुलर किया था। क्या बनाने के लिए कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया था? कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके साथ में संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्यावहारिक अर्थशास्त्र में नुकसान निवारण क्या इंगित करता है?
लॉस एवर्जन जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? तो इसमें आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, लाभ अर्जित करने की अपेक्षा लोग क्या करते हैं? हानियों से बचने की एक तरह से प्रवृत्ति पाई जाती है, उसको वो प्रिफर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें होना चाहिए बी। उपभोक्ता व्यवहार की निम्नलिखित अवधारणाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सीमांत उपयोगिता हास नियम, उसके बाद में मांग का नियम, फिर उसके बाद में आएगा आपका उदासीनता वक्र विश्लेषण, और उसके बाद में आएगा रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत, या जिसको हम खुलासा वरीयता विश्लेषण कह सकते हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो इसके हिसाब से आपके जो देख लो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। फिर है पिगु प्रभाव किसके बीच संबंध को दर्शाता है? पिगु प्रभाव क्या दर्शाता है कि प्राइजेज अगर कम होती है तो इससे पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त कर सकते हैं, आय में विस्तार होगा। ठीक है, ये ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगला है क्या मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है? विषमता असमानता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गिनी गुणांक का। और गिनी गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है? 0 से 1 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटा, प्राइमरी जो डेफिसिट होता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? राजकोषीय घाटे में से ब्याज का जो भुगतान है वो माइनस कर देते हैं। अगला है हिग्स का तकनीकी परिवर्तन तटस्थ है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल कब होगा? जब COR जो है वो अपरिवर्तित रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो जिसको हम लिख सकते हैं MPK/MPL, ये अपरिवर्तित रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए एक बार। और इन स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो ये देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि जो फंक्शन हमारा है कर्व है वो कॉन्वेक्स तो होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पहला कथन जो है वो सही है, लेकिन दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। HDI की गणना में शिक्षा सूचकांक को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन दो घटकों को उपयोग किया जाता है? देखिए HDI में 3 संकेतक है जिसमें से शिक्षा एक है, और शिक्षा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक तो एडल्ट लिटरेसी रेट का, प्रौढ़ साक्षरता दर का, और दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा के जो अपेक्षित वर्ष होते हैं। ठीक है, तो पहला और तीसरा इसमें सही होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। अब 83 देखिए, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यवाद की विशेषता है? ठीक है, वाणिज्यवाद जो है उसकी विशेषता क्या है? निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाना। डेड वेट लॉस जो है वो क्या होता है? ठीक है, डेड वेट लॉस से एक तरह से क्या होता है? उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को नुकसान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं है? ठीक है, राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें तो कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय को माइनस किया जाता है, लेकिन उसमें ऋणों को सम्मिलित नहीं करते हैं। अगला है रिकार्डियन तुल्यता सिद्धांत मानता है कि उपभोक्ता भविष्य के बारे में सोचता है। ठीक है, उपभोक्ता एक तरह से क्या है? दूरदर्शी है। उसको पता है कि जो टैक्स है उसका बर्डन उसी के ऊपर पड़ेगा भविष्य में, इसलिए वो अपना उपभोग क्या करता है? वर्तमान में कम करता है। आईएस वक्र लंबवत तब हो जाता है। ठीक है, देखिए आईएस वक्र जो है वो लंबवत ऐसा कब होगा? जब जो ब्याज की दर होती है उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब निवेश पूरी तरह से ब्याज दर बेलोजदार हो, मतलब ब्याज की दर में परिवर्तन का कोई प्रभाव उसके ऊपर अगर नहीं पड़े तब। अगला देखिए, जनसाधारण की त्रासदी की समस्या
किसके साथ में संबंधित है? पब्लिक गुड्स के साथ में संबंधित है। ऑप्शन ए होना चाहिए इसमें। लैंगिक असमानता सूचकांक GII के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, इसमें प्रजनन स्वास्थ्य को लिया जाता है, सशक्तिकरण को भी लिया जाता है, श्रम बाजार को भी लिया जाता है, शिक्षा की प्राप्ति, ठीक है, इसको नहीं लिया जाता है। अगला देखिए, काल्डोर का आर्थिक विकास का मॉडल निम्न में से किस दृष्टिकोण पे आधारित है? ठीक है, किन्स का जो विश्लेषण है उसके ऊपर आधारित है। ऑप्शन बी। ठीक है, औद्योगिकृत राष्ट्रों में सरकारी क्षेत्र के विकास और आर्थिक गतिविधियों के बीच संबंधता किसने दी थी? ठीक है, देखिए इसके बारे में रिचर्ड थेरल की परिकल्पना होनी चाहिए। ठीक है, इसका फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला है टू पार्ट टेरिफ, दो भाग टेरिफ क्या निकालता है? ठीक है, ये होना चाहिए उपभोक्ता अधिशेष के साथ में संबंधित है, कंज्यूमर सरप्लस की बात करता है। मुद्रा संस्फीति, मंद मुद्रा संस्फीति, ठीक है, मंद मुद्रास्फीति, स्लोविंग इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति के बाद में जब कीमतें कम होती हैं, जिसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखिए इसमें लिस्ट फर्स्ट को अपन को लिस्ट सेकंड के साथ में मैच करना है। सर्वोदय योजना 1950 के साथ 1950, बंबई योजना जो है वो 1944, गांधीवादी योजना ये होनी चाहिए आपकी 44-45, और जन योजना जो है ये होनी चाहिए 1945। ठीक है, इसके हिसाब से देख लीजिए जो भी आपका क्रम बैठता है बी होना चाहिए इसमें। तरलता वरीयता का सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है, लिक्विडिटी मतलब किन्स का जो तरलता पसंद की सिद्धांत है वो किसके बारे में है? ब्याज की दर के निर्धारण के बारे में है। फिशर का नकद लेन देन मुद्रा की मांग का जो सिद्धांत है, फिशर का परचेजिंग पावर ऑफ मनी पुस्तक में दिया था 1911 में। प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं? MV/T करके, और संतुलन की स्थिति में PT बराबर MV होता है। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती हैं। कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार मुद्रा का मूल्य किस पर निर्भर करता है? मुद्रा की मांग के ऊपर। लोग क्या करते हैं, मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखना चाहते हैं, उसके ऊपर मुद्रा का मूल्य निर्भर करेगा। फिर अगला देखिए 98, रेशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस के बारे में है। तर्क संगत अपेक्षा परिकल्पना का अर्थ क्या नहीं है? ठीक है, इसमें होना चाहिए आपका ऑप्शन होना चाहिए इसमें तीसरा, सी ऑप्शन हमारा। ठीक है, अन्य आर्थिक कर्ताओं की तुलना में नीति निर्माताओं को अर्थव्यवस्था के बारे में बेहतर जानकारी होती है। अगला है प्रतिस्थापन के बिना चयनित 13 यूनिटों में से नमूनों के आधार पर माध्य का नमूना वितरण 5 यूनिटों का प्रसरण दर्शाता है। यदि आबादी में 49 यूनिट हैं तो आबादी के प्रसरण का अनुमान लगाइए। ठीक है, इसमें देखिए आप जो प्रसरण होता है तो हमारा देखो स्मॉल n जो है वो कितना है यहाँ पे 13, कैपिटल N जो है वो कितना है आपका 49। फिर जो हमारा समग्र है उसका हमको प्रसरण निकालना है, और जो हमारा सैंपल है उसका प्रसरण हमको दे रखा है कितना 5 यूनिट। ठीक है, आधार पर माध्य नमूना वितरण हमको दे रखा है 5, ये चीज़ हमको दे रखी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारा n है वो 13 है, वो कम है कैपिटल N की तुलना में,
तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो हमारा सैंपल वेरिएंस होता है, प्रतिदर्श जो प्रसरण होता है उसका स्क्वायर हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 5, फिर यहाँ पे देखिए जो पॉपुलेशन हमारा है उसका वेरिएंस यहाँ पे आ जाएगा, उसको मैंने v लिख दिया है, अपॉन में जो सैंपल साइज हमारे पास में 13 यूनिट है, अपॉन में 13 आ जाएगा। फिर होता है n माइनस एन, एन मतलब कैपिटल 49 माइनस हो जाएगा आपका स्मॉल n 13, अपॉन होता है कैपिटल n माइनस 1 मतलब 49 माइनस 1, ठीक है। उसको अपन सोल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, जो वेरिएंस इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 13 इंटू 48 अपॉन 36, ठीक है। जो इक्वेशन मैंने लिखी है उसको आप सोल्व कर लेना, ये आएगा लगभग 86.67 आना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला देखिए करेंसी डिपॉजिट रेशियो CDR, CDR क्या होता है, C अपॉन D होता है, ठीक है। मतलब इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जनता द्वारा मुद्रा में रखे गए धन का बैंक जमा में रखे गए धन से अनुपात। अब देखिए अगला हमको यहाँ पे बचत फलन दे रखा है, निवेश व्यय दे रखा है, संतुलन स्तर ज्ञात करना है। तो इसको अपन दो तरीके से ज्ञात करते हैं, या तो आप चाहो तो यहाँ पे उपभोग फलन निकाल लेना। उपभोग फलन कितना आएगा 200 प्लस 0.6y आएगा, और ये हमको निवेश दे रखा है 7000, तो y इक्वल टू C प्लस आई करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ संतुलन की स्थिति में क्या होता है, बचत और निवेश बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -200 प्लस 0.4 y इक्वल टू निवेश कितना है 7000, इसे भी आप कर लेना। तो देखो 0.4 y को हम इधर लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका 0.4 y इक्वल टू 7000, और जो यहाँ पे -200 था वो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7200। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7200 में हम 0.4 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 18000 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसमें बी। नेक्स्ट देखिए कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू इज, ठीक है, जो वर्तमान छूट मूल्य होता है वो क्या होता है, तो इसमें मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, फिर भी ऑप्शन बी इसमें होना चाहिए। फिर अगला देखिए 2011 में एक्स शहर की कुल जनसंख्या 28 लाख थी, जीवित जन्मों की कुल संख्या 50,000 थी, प्रति 1000 जनसंख्या पर अशोधित जन्म दर ज्ञात कीजिए। CBR बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो जीवित जन्मों की संख्या कितनी है 50,000 लिख देंगे हम यहाँ पे, अपॉन में आपका आ जाएगा 28 लाख आ जाएगा, ठीक है। 28 लाख लिखना है पूरा आपको यहाँ पे, और फिर इसको 1000 से हम गुणा कर देंगे। तो इसको सोल्व करने पर आपके पास में आना चाहिए, ये आना चाहिए ये, ठीक है, 17.857। अगला है किसकी समीक्षा के लिए विमल जालान समिति का गठन किया गया था। विमल जालान समिति जो है वो किसके साथ में संबंधित हैं, ऑप्शन सी RBI का जो पूंजी ढांचा है उसके साथ में संबंधित हैं। अगला देखिए अंतर्जात विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धारणा को अस्वीकार करता है, ठीक है, प्रौद्योगिकी में बहिर्जात परिवर्तन, इस अवधारणा को। सविता वक्र क्या दर्शाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जो होता है वो क्या दर्शाता है, इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ गुड्स और इनपुट्स, ठीक है, माल या इनपुट का कुशल आवंटन दर्शाता है। अगला है असंभवता ट्रिनिटी किसके बीच का संबंध है, स्वतंत्र मौद्रिक नीति, मुक्त पूंजी प्रवाह और स्थिर विनिमय दर के साथ में संबंधित हैं। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा ए। अगला देखिए समाज कल्याण फलन किसके कल्याण का वर्णन करता है,
समाज कल्याण फलन जो है वो समग्र समाज के साथ में संबंधित हैं। द गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल रिफर्स टू, पूंजी का सुनहरा नियम जो है उसका क्या आशय है? ठीक है, इसमें आपका होना चाहिए ऑप्शन बी, पूंजी का स्थिर अवस्था मूल्य जो उपभोग को अधिकतम करता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कोस प्रमेय से संबंधित हैं? ठीक है, कोस प्रमेय में क्या मानना था कि कॉस्ट नहीं होती है बार्गेनिंग की, दोनों को लाभ होता है, प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं अगर वो वेल डिफाइंड होते हैं, और जो रिजल्ट आता है आउटकम होते हैं वो इफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए चारों होना चाहिए। ठीक है, चारों इसमें सही लग रहे हैं, ऑप्शन डी होना चाहिए। अगला देखिए, स्नोब इफेक्ट। ठीक है, स्नोब इफेक्ट में कि प्राइस कम होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, डिमांड कम कर देते हैं। ठीक है, समाज में अपने को अलग रखने के लिए एक तरह से, तो यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हम कहेंगे इनको, ऑप्शन हमारा सी। द स्टिकी वेज मॉडल जो हैं वो किसके साथ में संबंधित हैं? ये होना चाहिए आपका ऑप्शन बी, अल्पावधि में नाम मात्र की मजदूरी स्टिकी हो जाती है। अगला है द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, प्रिंसिपल एजेंट समस्या जो है वो किसके साथ में संबंधित हैं? ये होना चाहिए आपका इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक। ठीक है, जो जानकारी होती है उसमें सममितता का अभाव पाया जाता है, उसके साथ में संबंधित हैं। अगला है टेक ऑफ स्टेज। ठीक है, रोस्टो की जो हम बात करते हैं, रोस्टो ने आर्थिक वृद्धि की 5 अवस्थाएं दी थी, उसमें टेक ऑफ स्टेज का जो मतलब होता है कि स्टेडी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सतत विकास जो है वो अर्थव्यवस्था में प्रारंभ हो गया है। ठीक है, अगला जो है FRBM एक्ट के बारे में है, तो इसमें देखिए आपको ए ऑप्शन और डी ऑप्शन एक जैसे लग रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट की बात की गई 2009 तक 3%, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5%, और पूछा हुआ क्या है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें 2009 तक 3% रखने का लक्ष्य रखा गया था, इसका मतलब क्या हो गया, करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, डी ऑप्शन हमारा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है किस वर्ष में इसको प्रारंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था 2005-06 में। 2020-21 में केंद्र सरकार का ऋण GDP अनुपात कितना था? तो ये शायद 58 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, ऑप्शन सी हो सकता है, इसमें आप एक बार देखना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाकर वर्ष 2035 तक करने का लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन सी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक के बारे में गलत है? ठीक है, इसमें शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया जाता है। क्या कम करने के लिए बाजार संकेतकों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो असममित सूचना होती है उसको कम करने के लिए बाजार संकेतों का प्रयोग किया जाता है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फाइनल आंसर की जो आती है उसमें क्या होता है उसमें देखना पड़ेगा, फिर भी आप इसको एक बार देख के बताइएगा। आर्थिक विकास संघ में निम्नलिखित में से कौन सा आम है? ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन की अगर हम बात करें किसके साथ में संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति के साथ में संबंधित होना चाहिए, ऑप्शन हमारा डी। अगला देखिए, ये प्रतिगमन विनिर्देशन के बारे में है,
तो इसमें इकोनोमेट्रिक का है, शायद डी होना चाहिए, इसको आप एक बार चेक करना। अगला है, हरफिंडल सूचकांक एक मापन टूल है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मार्केट कॉन्सेंट्रेशन के लिए किया जाता है, बाजार के संकेंद्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अल्पाधिकार बाजार में विंकुचित मांग वक्र का ऊपरी भाग, ठीक है, जो मांग वक्र होता है वो इस तरीके से होता है, ऊपरी भाग होता है लोचदार, निचला भाग होता है बेलोचदार। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, मोर इलास्टिक होता है ऊपर वाला और नीचे वाला भाग लेस इलास्टिक। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए प्रतिस्थापन की लोच कैसी होती हैं? अनंत होती हैं। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जो विस्थापन प्रभाव हैं वो किसके साथ में संबंधित हैं? तो वेगनर का जो सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत था, सार्वजनिक व्यय का पिकोक वाइजमैन की जो परिकल्पना थी उसके साथ में संबंधित हैं, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी। फर्म की लागत लोच किसके बराबर होती है? लागत लोच को हम ऐसे ले सकते हैं, सीमांत लागत में औसत लागत का हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑप्शन इसमें डी। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? निर्यात को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी। फिर अगला है, यह आपका इकोनोमेट्रिक्स का है। तो इसमें अगर इस इक्वेशन में हम x और z की अगर वैल्यू लिखे तो हमारे पास में कितना आता है? 9, ठीक है, फिर भी इसको एक कंफर्म कर लेना। अगला है, व्यापार सृजन का विचार किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, जेकब वाइनर के साथ में संबंधित है। प्रीबिश सिंगर परिकल्पना जो है वो विकासशील देशों में टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तों के साथ में संबंध रखती हैं। अल्पकालीन उत्पादक अधिशेष जो होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, राजस्व माइनस परिवर्तनशील लागत को माइनस कर दें अगर तो। एक मोची रुपए 100 में चमड़ा और 50 में धागा खरीदता है और उसका उपयोग उपभोक्ताओं को 500 मूल्य के जूते बनाने और बेचने के लिए करता है। सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान होगा, तो सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल किया जाएगा, तो ये होगा आपका 500 रुपए के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय आय के संबंध में सही है? तो राष्ट्रीय उत्पादन के साधनों को भुगतान करके हम क्या कर सकते हैं? भूमि को किराया, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी और सांसी को लाभ, इन सबको जोड़ के हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विषम जाति की उपस्थिति में सर्वोत्तम रैखिक और निष्पक्ष आकलन प्रदान करेगी? OLS, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी। लागत उत्पादन लोच को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पैमाने की बचतों का प्रयोग किया जाता है। समीकरण में C = 60 + 0.6 में MPC कितना होगा आपका? 0.6 होगा, और MPS कितना होगा? 1 - 0.6 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.4। यदि एकाधिकार के तहत फर्म की मांग की लोच लोचदार हो तो मार्कअप छोटा होगा और फर्म की जो एकाधिकारी शक्ति होगी वो बहुत कम होगी। फिर यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट को हमको लिस्ट सेकंड के साथ में मैच करना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पूर्ण लाभ सिद्धांत जो है वो इनमें से किसके साथ में संबंधित हैं? ये एडम स्मिथ के साथ में आना चाहिए सबसे पहले आपका। फिर व्यापार कारक अनुपात, ठीक है, साधनों की बात हेक्सर ओलिन ने की थी। प्रस्ताव वक्र जो है वो मार्शल के साथ में संबंधित हैं। अवसर लागत सिद्धांत हेबरलर का है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिए 141 हमारा, फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी स्वाभाविक दर तब वापस आ जाएगी जब
वास्तविक मजदूरी दीर्घकालीन संतुलन स्तर पर वापस आ गई होगी तब। हेजेज किससे बचने के लिए हैं? ठीक है, विदेशी मुद्राओं के विनिमय की जोखिम के साथ में संबंधित हैं। फिर हैं, भारत में मुद्रास्फीति को निम्न विधि से मापा जाता है। मुद्रास्फीति को मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर 2014 से, और जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होते हैं वही मुद्रास्फीति का सामान्य माप माने जाते हैं आम जनता के लिए। 2019-20 में नाम मात्र जीवीए में कृषि और संबंध क्षेत्रों का जो योगदान है वो होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, फिर भी इसको एक बार आप मिला लीजिएगा। समर्थन मूल्यों में सरकार मूल्य निर्धारित करती है। ये देखिए संतुलित कीमत है, और जब बाजार कीमत कम होती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है इससे ऊपर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मुक्त बाजार स्तर से ऊपर होना चाहिए। डर्बिन वाटसन DW सांख्यिकी किस समस्या का पता लगाने के लिए हैं? स्व सहसंबंध। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन के लिए। FRBM बिल जो है वो आया था 2004 में आया था। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी। कल्याण पर संपत्ति का जो प्रभाव है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? शिफ्ट इन यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, उपयोगिता संभावना सीमा में बदलाव के साथ में संबंधित होना चाहिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्थिक भाड़े के बारे में सही है? मतलब लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है, वर्तमान आय और जो अवसर लागत होती है उसका अंतर, ऑप्शन ए होना चाहिए इसमें। फिर 150वां है, अंतिम प्रश्न है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से क्या सही है वो हमको बताना है। ठीक है, तो अंतर्जात विकास सिद्धांत बताता है कि मानव पूंजी नवाचार ज्ञान से आर्थिक विकास होता है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही लगना चाहिए, ऑप्शन हमारा ए होना चाहिए। तो ये देखिए मेरा प्रयास रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही करने का प्रयास किया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हो उसमें मिस्टेक हो सकती है, 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे ऊपर नीचे, तो उसमें अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो बाद में मैं चेक करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। उसके लिए आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको किस किस में डाउट लग रहा है।